नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी दुनिया में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है और इसी बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया हुआ था। उनका ये मानना था कि इस देश में हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो जब हम किसी विज़न पे, मिशन पे काम करते हैं, तो जब तक कुछ समय बीतता है, तो उसके आउटकम्स भी आने चाहिए। कल्पना करना, सोचना और उस दिशा में इन्वेस्ट करना, पैसे करना, देश के संसाधन को लगाना, ये तो शुरुआत होती है। पर जब समय बीतता है, तो उसके आउटकम्स भी आने चाहिए। तो अब तक काफ़ी समय हो गया है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि पीएम के जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा था, इस पर क्या आउटकम्स अब तक मिला है? उसके क्या नतीजे हैं? और इस पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर विलास खरात जी। आप जानते हैं कि अभी देश में किस तरह से एलपीजी का संकट भी गहराया हुआ है, कई रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कई सारी और भी घटनाएँ आ रही हैं और तमाम तरह की बातें चल रही हैं, इंटरनेशनली वार चल रहा है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका में देखिए अब कैसे फँसा हुआ है, होर्मुज़ खाड़ी पे कैसे तेल और गैस की चीज़ें फँसी हुई हैं, जिससे कि सारे देश पूरी तरह से बिल्कुल हिल गए हैं सारे देश में। कच्चा जो पेट्रोल होता है, कच्चा तेल होता है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसे में हम कितने आत्मनिर्भर हैं और ये हम पर कितना इसका फ़र्क पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी बातें रखते हैं, वो या जो डिबेट करने आते हैं, वो जो अपनी बातें रखते हैं, वो जो भी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको मैं जोड़ रहा हूँ और इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, वो मेरे ख्याल से डॉक्टर विलास खरात जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलें जैसे ही वो जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, बहुत-बहुत स्वागत है जी, डॉक्टर विलास खरात जी, साइंस जर्नी पे। जी, जी। जी, जी, धन्यवाद। जी, मेरा सबसे पहला आपसे ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। तो ये नारा दिया, इस पर काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट हुई हैं, संसाधन इन्वेस्ट हुए हैं, पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे असली मकसद क्या था? कितना आउटकम्स हम लोगों को अब तक मिल पाया है इसका? जी। आरएसएस और बीजेपी के लोगों की एक खूबी है कि भारतीय लोगों को वो बढ़िया ढंग से मूर्ख बना सकते हैं और इसके लिए बड़े-बड़े शब्द का वो प्रयोग करते आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? यानी हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम बातें करते रहेंगे और आप लोगों को संतुष्ट होना है। ये तो प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट नकारापन का सबूत है। आत्मनिर्भर भारत उन्होंने खास प्रयोग किया कि कोरोना काल की परिस्थिति को जैसे हम लोगों ने झेला है और उससे हमने रास्ता ढूंढा है, उसी तरह वर्तमान में भी हम रास्ता ढूंढेंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब है इन लोगों ने खुद को नकारा घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये नकारा लोग हैं। जब कोरोना काल आया था तो आरएसएस के मोहन भागवत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में कहा था कि ये अवसर है। कोरोना काल को उन्होंने अवसर कहा और उसका नतीजा सामने आया। क्या नतीजा सामने आया कि सारे लोगों को घरों में ठुसा दिया गया और राम मंदिर बनाने का मार्ग उन्होंने उस लॉकडाउन में कोरोना काल में उन्होंने किया। यानी ये अवसर है। दूसरा, लॉकडाउन के पीरियड में कई देशों से कर्जा लिया गया और उसका फायदा अंबानी अडानी इन लोगों को हुआ।
यानी भारत संकट काल में था और भारतीय जनता को रोजगार नहीं था। लोग पैदल-पैदल अलग-अलग राज्यों से गुजर रहे थे। कई लोग तो एक जगह तो ट्रेन के नीचे टमाटर की तरह कुचल कर मार दिए गए, मगर इनको उन्होंने अवसर कहा। ये तो ये आत्मनिर्भर है क्या? देश को बेचना आत्मनिर्भरता है क्या? और जो प्रधानमंत्री खुद अमेरिका के सामने सरेंडर हो गया है, वो कौन सी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है? जी। जी। हाँ, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर जब भारत कहा तो उसमें एक बात और कही थी कि जो गवर्नमेंट नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, उसको ये देखा गया पैटर्न कि उसको कम किया गया और निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। तो ये जो निजीकरण है, इससे आत्मनिर्भर भारत होने का जो सोच था, उससे हम बहुजनों का एससी, एसटी, ओबीसी को कितना फ़ायदा हुआ या कितना फ़ायदा हो रहा है या होगा? जी। 90 1990 को 1991 को यूपीए गवर्नमेंट ने अर्थात कांग्रेस गवर्नमेंट ने एलपीजी की पॉलिसी लाई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर कांग्रेस जाने के बाद एनडीए गवर्नमेंट आई, यानी बीजेपी शासित सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दरमियान उसी एलपीजी की पॉलिसी को कंटिन्यू किया और एक नया तरीका अपनाया, डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कुछ कंपनियां अभी बेच दिए, अब बची हुई कंपनियों को, सरकारी उद्योग और कंपनियों को बेचेंगे तो विद्रोह हो सकता है। इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाए, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। यानी किसी उद्योग को प्रोपेगेंडा करो कुछ महीने तक, कुछ साल भर तक, ये घाटे में है, घाटे में है, घाटे में है। फिर उसके शेयर बेच दो, कम कर दो, 49% बेच दो। बस अगले कुछ महीने बाद 2% बेच दो, तो भारत सरकार के शेयर कम हो जाएंगे। अब जिसको बेच दिया है उसके शेयर ज्यादा हो जाएंगे और ऐसा करके करके उस उद्योग और कंपनियों को बेच दो। उस दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मोदी की तरह ही एक नारा लगाया था, फील गुड। यानी ये निजीकरण हम कर रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया लोग न करें, इसके लिए वाजपेयी ने एक शब्द प्रयोग किया, फील गुड। यानी गुड तो कुछ नहीं है, अच्छा तो कुछ नहीं है, मगर प्रोपेगेंडा करो, फील गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, या अच्छा होने वाला है। तो निजीकरण के माध्यम से आज 35 साल हो चुके हैं, सारे सरकारी उद्योग और कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन के द्वारा बेच दिया गया। ये बहुत बड़ा संकट है एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर। 1990 में 3.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार पर कब्जा था। इसके लिए कुछ उद्योग और कंपनियों को बेचने का प्रस्ताव लाया। हमारे लोग जल्दी देशभक्त बन जाते, हमारे लोगों ने अनुमति दे दिया और वाजपेयी के कार्यकाल तक बहुत सारे उद्योग और कंपनियों को बेच दिया, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर था, एमटीएनएल था, बीएसएनएल था, भेल था। ये जो सरकारी उद्योग और कंपनियां थी, उनको बेचने का काम वाजपेयी गवर्नमेंट तक बड़े पैमाने पर किया गया। नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 यानी 26 तक 12 साल हो गए, तो 2013 तक कांग्रेस के कार्यकाल तक भारत की उद्योग कंपनियों को बेच-बेच कर देश को बर्बाद कर दिया और भारत के ऊपर कर्जा हो गया था 56 लाख करोड़ रुपए। 2023 तक भारत के ऊपर कर्जा घटने की बजाय बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, तो भारत लगभग 261 लाख करोड़ रुपए। तो ये है सच्चाई। एससी, एसटी, ओबीसी का तो नुकसान हो ही गया है। उनके रोजगार, उनके सरकारी उद्योग कंपनियों में जो उनकी लोक संख्या के अनुपात जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए था, वो प्राइवेटाइजेशन के कारण नहीं मिल रही है। मगर
जो सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी कहने में, देशभक्त कहने में अगुवाई करती है, वो लोग देशद्रोही निकले हैं। उन्होंने सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया और विश्व बैंक से इतना कर्जा लिया, कई देशों से इतना कर्जा ले लिया कि अब भारत के ऊपर 261 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया है। जी। जी, कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत की हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम कर्ज़े की तरफ तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और और जब हम कर्ज़े में होंगे, तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे? आत्मनिर्भर का तो मतलब होगा कि मतलब हम सारी चीज़ें खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं। अच्छा, बहुजन समाज में जो प्रतिनिधित्व का जो मामला था, इस आत्मनिर्भर भारत में क्या उसकी स्थिति है? 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई ईवीएम घोटाला करके। फिर उन्होंने एक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एक संस्था थी प्लानिंग कमीशन, उस हुँ, हुँ। प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया और उसकी जगह पर एक पॉलिसी कमीशन लाया। हिंदी में उसको नीति आयोग कहते हैं। हुँ, हुँ। नीति आयोग के जो चेयरमैन थे मिस्टर कांत, उन्होंने 2016 में मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति में जाहिर कर दिया कि हमारी क्या भूमिका है, भाजपा की क्या भूमिका है, भारत सरकार की क्या भूमिका है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि स्कूल चलाना अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, रेल चलाना अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकारी उद्योग हुँ। कंपनियां चलाना, रोजगार देना, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो सरकार की घोषित पॉलिसी है कि हम सभी का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ये 2016 में डिक्लेयर किया और 2016 से 2026 तक लगभग सभी उद्योग और क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनावी जुमले में ये तक कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ जॉब देंगे। यानी 150 करोड़ में लोगों के उद्रेक को शांत करने के लिए कहा। एक तरफ कांत ने कहा कि हम सब बेच देंगे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे। 2014 तो 2026 तक अगर नरेंद्र मोदी जी से हिसाब मांग लिया जाए तो 24-25 करोड़ जॉब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। जॉब तो नहीं दे रहे और उल्टा उपदेश पिला रहे हैं कि आत्मनिर्भरता का आपको परिचय देना होगा। तो जो लोग जुमलेबाज है, जो लोग जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को मान्यता है। डेमोक्रेसी में केवल हमने डेमोक्रेसी स्वीकार नहीं किया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पद्धति को स्वीकार किया है। तो ये उसके अंदर का फिट बस बैठते हैं। ये तो संविधान द्रोही है। हुँ, हुँ। इन्होंने तो एससी एसटी ओबीसी का तो सत्यानाश कर दिया है, सारे उद्योग और रोजगार खत्म कर दिए। अब ये देखो, ये आत्मनिर्भर कहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके दो जुमले बहुत फेमस है। इन्होंने एक बार कहा कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ जो रोजगार देंगे। जब युवाओं ने इनके सभाओं में जाकर हंगामा करना शुरू किया, काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया। मैंने भी एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की हत्या करने वाले प्रधानमंत्री है, इसके लिए काला झंडा दिखाया था। तब हम लोगों को हिरासत में लिया था। खैर, तो जब इनके खिलाफ आंदोलन शुरू होने लगे और ये रोजगार नहीं दे रहे, ऐसी बातें सामने आने लगी, तो इन्होंने कहा पकौड़े तलो। नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लेने वाले छात्र छात्रा को कहा पकौड़े तलो। तो कई समारोह में ये वकील के ड्रेस पहनकर, मेडिकल के ड्रेस पहनकर वहां पकौड़े तलते थे।
और इनको कहाँ इज्जत है? जब छात्र छात्राओं ने इनको बेइज्जत किया, इनको इज्जत कहाँ है? इन्होंने तो कभी इस मामले में शर्मिंदगी महसूस नहीं की। अभी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। गैस, जो एलपीजी गैस है, वो भारतीय लोगों को मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। तो इस दरमियान उन्होंने कहा कि कोई गैस की कमी नहीं है, फिर आत्मनिर्भरता का नारा क्यों लगा रहे हो? आत्मनिर्भरता की बातें क्यों थोप रहे हो? इसी दरमियान नरेंद्र मोदी के पुराना एक वीडियो वायरल होने लगा कि जो गंदगी वाली नाली है, उस नाली में पाइप डालो और उसको गैस के साथ कनेक्शन करो, वो गंदगी से गैस निकलेगी। तो जगह-जगह नरेंद्र मोदी के वो फोटो दिखाए जा रहे, वो वीडियो बयान दिखाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और उनके ये बेवकूफी वाले बयान लोग पुराने ढूंढ-ढूंढ कर जाहिर कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के इस बयान से ये प्रमाणित हो गया कि ये आदमी थर्ड क्लास लेवल का आदमी है। इसकी भाषा जो है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं है। वो जो टपोरी लोग होते हैं, थर्ड क्लास लेवल के लोग होते हैं, उनकी ये भाषा दिखाई दे रही है। जी। जी, अभी आपने चर्चा किया कि नाले से गैस बनाने की बात इन्होंने कही थी और इस पर मैं आज की एक खबर दिखाना चाहूँगा इसी मुद्दे पर कि कुछ ब्राह्मण थे, पांडे वगैरह ये सब, वो इस बात को सीरियसली ले लिए और वो विद्यापीठ के सामने, काशी विद्यापीठ के सामने चले गए और नाले से गैस निकाल कर चाय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, आज की खबर है अभी। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नाले से गैस निकाल रहे थे एनएसयू कार्यकर्ता। फिर पुलिस पहुंच गई जायका बिगाड़ने। ये नाले से गैस निकाल के और चाय बनाने का, और ये ब्राह्मण है पूरे। पूरा इनका ग्रुप। हाँ, आप बताएँ कि ये क्या चल रहा है इस देश में? ये जागरण का ये न्यूज़ है ये। ये और देखिए, ये पीएम मोदी के क्षेत्र में विश्व में नाले से भारत गैस निकाल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। हुँ। मजाक बना दिया। बल्कि बल्कि पुलिस को रोकना नहीं चाहिए था, पुलिस को कहना चाहिए था, हाँ भाई प्रधानमंत्री आप जवाब दो। मीडिया वालों को वहां पहुंचना चाहिए था। हुँ, हुँ। तो ये चल रहा है इस देश में। ख़ैर, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की और एलपीजी मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। असल में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और हमेशा हमने देखा है कि अमेरिका, ईरान में तनातनी रहती है। तो हम कितने आत्मनिर्भर थे कि अभी युद्ध के 14 दिन भी लड़ाई, 12 दिन, 10 दिन की भी लड़ाई नहीं हुई थी। 1 हफ्ते की इवेन नहीं लड़ाई हुई थी, तभी एलपीजी के लिए पूरे भारत में हाहाकार मच गया। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। खबर आ रही है कि 21 दिन से पहले आप नहीं बुक कर सकते। 1-2 दिन बीता नहीं कि फिर खबर आती है कि 25 दिन से पहले आप नहीं बुक कर सकते हैं। और उसके बाद देखा जा रहा है आधे-आधे किलोमीटर लोग लाइन लगाए पड़े हुए हैं। सुबह से ही लाइन लगाए पड़े हुए हैं और फिर उसमें कई लोगों को हार्ट अटैक आ रही है। तो ये हम कितने आत्मनिर्भर हुए हैं। जी। नरेंद्र मोदी जी ने जब बड़ा आक्रोश हो रहा था लॉकडाउन में, तो नरेंद्र मोदी ने कहा थाली बजाओ। देखो कितना गजब का भारत का प्रधानमंत्री, हमारे डेमोक्रेसी के इतिहास में कितना नकारा प्रधानमंत्री है, बल्कि कितना नालायक व्यक्ति है कि वो जनता के साथ, संसद के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ, राष्ट्र के साथ, भारत के संविधान के साथ रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही है। वो जवाबदेही का सिद्धांत छोड़ के लोगों को कह रहा है ताली बजाओ और कहो गो कोरोना, ताली बजाओ और कहो गो कोरोना, दिए जलाओ। और उसके लिए कुछ दलाल किस्म के हीरोइंस को भी इस्तेमाल किया। और वो जो ये हमेशा से रहा है, राजनीतिक लोग इन हीरोइन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हैं और उनको भी पहले थाली थाली बजाने के लिए कहा। बीच में रामदास आठवले ने भी थाली बजाया, गो कोरोना कहा।
तो बेचारे रामदास आठवले को 3 बार राज्यसभा का सीट मिला, मगर आम लोगों को क्या मिला? आम लोगों की जान ली गई। उत्तर प्रदेश की लाशें बिहार में बहकर गई। कोरोना कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का सरकारी आंकड़ा आज भी पब्लिश नहीं है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग मरे। उनकी लाशें गंगा से बहते बहते वहां बिहार तक पहुंची। कुत्ते लाश नोच रहे थे। तो क्या ये आत्मनिर्भर भारत है क्या? ये तो भारत के लोगों को विद्रोह न करे इसके लिए ये जुमला है, या विद्रोह को कुंद करने का, विद्रोह को दबाने का ये साजिश वाला शब्द है आत्मनिर्भर। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारतीय लोगों का शासन सत्ता में नियंत्रण होगा। ये ब्राह्मण विदेशी है और अल्पसंख्य है। अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों का शासन सत्ता पर नियंत्रण होने से ही ये दुख, गरीबी, दरिद्रता, कुपोषण और हर तरह का शोषण हो रहा है। जी। अच्छा, इस हम आत्मनिर्भर भारत में एक चर्चा करना बड़ी आवश्यक है, उस पे भी मैं चर्चा चाहता हूँ। भारत में बहुत सारे बलात्कारी जो हैं, वो जेल में हैं, पहले वो हाँ, सबके हाँ, बंद हाँ। हुआ करते थे। इसमें से एक खबर आ रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत में, ये खबर आई है, दैनिक भास्कर लिखता है 8 घंटे पहले, आज ही की न्यूज़ है। बलात्कारी आसाराम ने काशी विश्वनाथ के वीआईपी दर्शन किए। अच्छा, ये देखिए बलात्कारी भी है, वो सज़ा भी भोग रहा है और वीआईपी दर्शन भी हो रहा है और 50 पुलिस वाले भीड़ भी सँभाल रहे हैं, 3 दिनों से प्रवचन भी कर रहा है। तो ये हम आत्मनिर्भर भारत में किस तरह की आत्मनिर्भरता चल रही है। एक और है राम रहीम है, वो भी साल भर में पेरोल पे ही रहता है वो हमेशा और इलेक्शन में हमेशा पेरोल पे ही चलते रहता है और इन लोगों को सज़ा मिली हुई है। तो हम ये कैसा आत्मनिर्भर ये बन रहे हैं या किस तरह की आत्मनिर्भरता चल रही है? या शायद आत्मनिर्भरता में ये भी एक स्कीम है? जी। उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर ने योगी आदित्यनाथ गौमांस का डील करता है, ये कहा, नेता है ब्राह्मणों का, ये नेता कहा है, ऐसा वॉर चल रहा है और योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे। तो हो सकता है आरएसएस के भागवत ने उन ब्राह्मणों को मैसेज देने के लिए कि भले ही असंतुष्ट है अभिमुक्तेश्वर जी और उनकी लड़ाई, थोड़े दिन के लिए उनकी लड़ाई को हम, उनके गुस्से को हम शांत कर देंगे, तो अभिमुक्तेश्वर के समर्थन में ब्राह्मण वर्ग ज्यादा खड़ा हो रहा है। तो उन ब्राह्मण समुदाय को खुश करने के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को खुश करने के लिए आसाराम बापू को अयोध्या और अभी वाराणसी में दर्शन के लिए भेज रहे हैं, ताकि उन ब्राह्मण समुदाय को वो मैसेज देना चाहते होंगे कि देखो हमारे पास सत्ता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम गुंडे, लफंगे, बलात्कारी को हम बाहर छुड़ा सकते हैं। अगर आप विरोध करोगे तो फिर आप लोगों को, ये लोग कानून का राज में, तो आप लोगों को अंदर रहना पड़ेगा, आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। तो ये सोचने वाली बात है। जो ब्राह्मण समुदाय अभी मुक्तेश्वर के समर्थन में आवाज उठा रहे या उसके समर्थन में बोलने का साहस कर रहे हैं, वही ब्राह्मण समुदाय आसाराम बापू अयोध्या में कैसे जा रहा है, इस पर एक सिंगल ब्राह्मण बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। वाराणसी में कैसे गया, इसके लिए एक सिंगल शब्द बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि शासन सत्ता में बैठे हुए ब्राह्मण लोग, जो शासन सत्ता के बाहर के जो असंतुष्ट बन चुके उनके बिरादरी के लोग हैं, उनको शायद खुश करने के लिए ये दिखा रहे होंगे। अब ये मजे की बात है या सोचनीय बात है कि सीजीआई ने रेपिस्ट आसाराम बापू को पैरोल पर कैसे छोड़ दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। चुनाव की तैयारी कराने के लिए इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है क्या? और वांगचू को 170 दिन के बाद रिहा किया, बहुत दिनों के बाद रिहा किया।
अब ये सोचने वाली बात है कि कहा भारत में न्याय कहाँ है? गुंडे हुँ, मवालियों को रिहा कर दिया जा रहा खुली है, छूट दिया है। रेपी खुली छूट दी जा रही है, उनको बाहर किया किया जा रहा है। राम रहीम को तो हमेशा से पैरोल पर रखा जाता है और जो वास्तविक आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनकी आवाज दबाई जाती है। तो भारत की न्यायपालिका बीजेपी के कंट्रोल में है, भारत की न्यायपालिका आरएसएस के कंट्रोल में है। तो कहाँ आत्मनिर्भर भारत है? भारत का संविधान के अनुसार सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर चले तो कहा जा सकता है कि भारत के ऊपर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। भारत सरकार के ऊपर दो शक्तियों का आज की तारीख में प्रभाव है। एक प्रभाव जो संविधान को नहीं मानती, जो कानून की व्यवस्था को नहीं मानती, जिसका संस्था कोई पंजीकृत हुआ नहीं है, जिसका ऑडिट होता नहीं है, उस आरएसएस नामक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संस्था के द्वारा बीजेपी काम करती है। ये संविधान के बाहर की एक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी तरफ भारत का प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल के रिकॉर्ड के आधार पर कंट्रोल किया जाता है। नरेंद्र मोदी के जो काले कारनामे अमेरिका के पास एप्स्टीन फाइल के अंदर दबे पड़े हैं, इस वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका जो बोलता है वो नाक रगड़ कर वो काम करता है। तो किस आधार पर कहा जा सकता है खुद नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नहीं है और वो भारत को आत्मनिर्भरता का उपदेश कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी को ये भाषा शोभा नहीं देती है। अब भारतीय जनता और विपक्ष के लोग भी उनको सरेंडर कह रहे हैं, सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं। पहले तो उनको दलिंदर मोदी कहते थे क्योंकि वो अपनी बातों से मुकर जाते थे, नाटक करते थे, रोने का नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, गालियां दी जा रही है ऐसा प्रचार करते थे। अब नरेंद्र से हो गए सरेंडर मोदी। तो उनको आत्मनिर्भरता की भाषा शोभा नहीं देती है। जो सरेंडर है उसके कारण देश को भुगतना पड़ रहा है। ये जो लाइन में कतार में आकर खड़ा होना, महंगाई बढ़ना, लोगों को रोजगार, छोटे छोटे मध्यम रोजगार बंद करने पड़ रही है, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ रही है, मेसेज बंद करनी पड़ रही है, छात्रों की समस्याएं हो रही है, छोटे मध्यम होटल्स बंद किए जा रहे हैं। तो इधर एक तो तुम सरकारी उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लोगों ने अपने अपने छोटे बड़े कारोबार बना लिए, तो तुम्हारे सरेंडर होने के कारण वो कारोबार भी बंद हो रहे हैं। तो ये सरेंडर मोदी है। और एक ढंग से कहा जाए इनकी नालायकी, इनकी गैर जिम्मेदारान वृत्ति के कारण देश दुनिया में बदनाम हो रहा है और देश के ऊपर भारी संकट आने वाला है। भारत की कोई अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी ही नहीं बची है अभी। नरेंद्र मोदी भारत का बजट तय नहीं करता। अमेरिका के लोग, अमेरिका के पूंजीपति लोग इन ब्राह्मणों को मैसेज देते हैं कि ये भारत का बजट बनाओ और उसमें ऐसा ऐसा आप करो, पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करो। तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर बजट बनाया गया इस वर्ष का और अमेरिका के लोगों के इशारे पर बनाया गया। तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है? इसने तो देश को गुलाम कर दिया है। देशद्रोही है हाँ, नरेंद्र मोदी। डॉक्टर विलास खराज जी, एक खबर बड़ी वायरल चल रही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये खबर आई है यूएससीआईआरएफ की और ये लिखते हैं कि फाइंडिंग्स में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 2024 रिलीजियस फ्रीडम कंडीशन इन इंडिया कंटिन्यू टू deteriorate as attacks and discrimination against religious minorities continue to rise. Prior to national election in June, Bharatiya Janata Party BJP members, including Prime Minister Narendra Modi, propagated hateful riot, uh, rhetoric and disinformation against Muslims and other religious minorities to gather political support.
तो यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, पूरे पार्टी पे आरोप लग रहा है। अब मेरे ख़्याल से अगर आपकी इसको जानकारी है डिटेल्स में ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है, आप थोड़ा-सा इस पर बताएँ? जी। ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जो है वहाँ की अ, एक्सपर्ट लोगों ने रिकमेंडेशन किया है अमेरिका गवर्नमेंट को। इसके अंदर भारत के सभी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने तहस-नहस कर दिया है, ये इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज है। और उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है और भाजपा पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये बहुत चौंकाने वाला रिपोर्ट है और इसमें इनके पिछले 10-12 साल का ऑडिट है। इन्होंने क्या किया, क्या पाप किए? इसमें उन्होंने कहा कि सभी रिलीजियस कम्युनिटी के रिलीजियस राइट छीने जा रहे हैं। भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद कराया इन लोगों ने। इन्होंने दूसरों के धर्म स्थलों पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया है, जैसे कि मुस्लिम्स लोगों के और ईसाई लोगों के। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि सीए एनआरसी के नाम पर कई लीडर्स लोगों को, कई आम लोगों को डिटेंशन किया और इस तरीके से उन्होंने भारत का माहौल खराब किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुप्रीम कोर्ट अभी बात कर रहा है इस रिपोर्ट में, वो भी बात आई है कि भारतीय लोगों के नागरिकता छीने जा रही है और इनके नागरिक होने के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे किए गए हैं और एक खुलासा बहुत महत्वपूर्ण है और वो खुलासा है मणिपुर में जो फसाद किया गया, वो फसाद आरएसएस के लोगों के द्वारा वहां झगड़े लगाए गए और अभी तक वो चल रहा है, मणिपुर अभी तक चल रहा है। इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, जानकारी दी गई है। अब रिलीजियस तो राइट्स की बात अब रिलीजियस राइट की बात करें तो साकेत मूलतः बौद्ध स्थान है, बुद्धों का स्थान है। वियन संघ ने वहां अशोक राजा के द्वारा बनाए गए 4 स्तूपों का जिक्र किया था। आज जो राम मंदिर बन रहा है, ये मूलतः बौद्ध स्तूप को तोड़कर बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में किया है, जो ओपन दिखाई देता है कि मुसलमानों की जगह पर आपने मंदिर बनाने का काम किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया। मगर आर्कोलॉजिकल आधार पर अगर देखा जाए, तो वो जगह मूलतः बुद्धिस्ट लोगों की है और 10वीं 11वीं शताब्दी तक वो बुद्धिस्ट लोगों की थी और उसको अभी तोड़कर जजेस को ब्लैकमेल करके, भारतीय जुडिशरी को ब्लैकमेल करके वहां राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अभी भी बौद्ध लोग बोध गया मुक्ति का आंदोलन लड़ रहे हैं। बौद्धों के इंटरनेशनल धरोहर पर, विश्व धरोहर बोध गया के ऊपर महंत ब्राह्मण का नाजायज कब्जा है और ये मामला इतना महत्वपूर्ण मामला है, अंतरराष्ट्रीय मामला है। इस रिपोर्ट के साथ अगर टैली करें कि रिलीजियस कम्युनिटी के राइट कैसे हनन किए गए, तो बोध गया अभी तक बौद्धों के कब्जे में नहीं दे रहा है प्रधानमंत्री। दुनिया में जाकर बोलता है भारत युद्ध नहीं बुद्ध चाहता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। और भारत में क्या चल रहा है? ना मुसलमानों के साथ न्याय हो रहा है, ना ईसाई लोगों के साथ न्याय हो रहा है, ना सिखों के साथ न्याय हो रहा है, ना बुद्धिस्टों के साथ न्याय हो रहा है, ना महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है। यहाँ रेप और गैंग रेप का भी जिक्र किया है, महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न भारत में बढ़ रहा है। कई सारी हेट स्पीचेस का उन्होंने दाखिला दिया है। यहाँ नीतीश राणे और कोई जैन है, इनका हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इन लोगों के द्वारा फसाद करवाने की साजिश बीजेपी के द्वारा की गई। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के भी क्राइम के कई सारे हवाले दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हेट
स्पीचेस अभियान दिए गए और उससे उत्तर प्रदेश में भी कई सारा जाति उत्पीड़न और मुसलमानों का शोषण, दमन हो रहा है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आने से अब मीडिया में केवल ये चर्चा हो रही है कि आरएसएस को बैन लगाया जाना चाहिए। इसके आधार और तथ्य वहां के एक्सपर्ट लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिका गवर्नमेंट को दी है। तो संभावना ये है कि अमेरिका आरएसएस को या आरएसएस की शाखाओं को अमेरिका में बैन करेगी, 100% बैन करेगी। मगर इंडिया में कौन बैन करेगा? इंडिया में बैन करने के लिए भारत में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इंडिया में ये इस रिपोर्ट से केवल आरएसएस का ये जो शैतानी चेहरा है ये सामने नहीं आया है, बल्कि आरएसएस बीजेपी के माध्यम से ये सारा कुकृत्य करवा रही है। ये जो शैतानी खेल है, ये खेल करवाने वाला जो काम है, ये भाजपा के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी को खास करके दोषी माना गया है। और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो देश की संसद और देश की जनता और देश की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ठहरने की बजाय वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के साथ रिस्पॉन्सिबल है और उनके इशारे पर ये बात कर रहा है। ये इस रिपोर्ट में बात कही गई है। मगर इस रिपोर्ट में और एक चौंकाने वाली बात की गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के साथ आने वाली जो संधि होगी, भारत सरकार के साथ जो आने अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर जो करार होंगे, वैश्विक समझौते होंगे, संधि होगी, उसमें यह शर्त रखी जाएगी कि भारत के रिलीजियस कम्युनिटी के साथ अगर वो गलत व्यवहार करेंगे तो उसको उस संधि का, उस करार का, उस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए भारत को दोषी माना जाएगा। ये बात उसके अंदर स्पेशली हाईलाइट की गई है। हुँ। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री पे ही आरोप है, यानी कि कहीं न कहीं ये जिन लोगों ने भी ये सर्वे किया है या जिन लोगों ने भी ये पूरा डिकेड का जो डेटा बनाया है, उसमें ये तथ्य मिल रहे हैं। तो क्या यही कारण है कि बोधगया पे बौद्धों को भी न्याय नहीं मिल रहा? जबकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश-विदेश में हर जगह बुद्ध की बात करते हैं, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। हुँ, भारत में तो युद्ध करवा रहे अलग अलग कम्युनिटी के अंदर, अलग अलग समुदाय हुँ, के अंदर, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर युद्ध करवा रहे हैं हुँ, और इनको और ये ब्राह्मणवाद थोप रहे हैं। अभी देखो यूजीसी, ये हुँ, हुँ, यूजीसी यूजीसी से मैं कानून बोलता की हूँ। तरफ, यूजीसी हुँ, आत्मनिर्भर भारत की बातें करने वाला प्रधानमंत्री यूजीसी को लागू करना उनके ऊपर बंधनकारक हो गया। तो आरएसएस की सलाह उनको मिली कि आपको तो अभी नंगा होना पड़ेगा एससी एसटी ओबीसी के बीच में। तो उन्होंने कहा कि आप जुडिशरी के पास जाओ, जुडिशरी में आरएसएस माइंडेड जजेस है, जिनको बीजेपी चला रही है उन्हीं को, वो जजेस को भी आरएसएस के लोग चला रहे हैं थर्ड पार्टी के तौर पर। उन्होंने उनको, सीजेआई को आदेश दिया कि तुम इसको रोक लगाओ और सीजेआई ने ये कहकर आरोप लगाया कि यूजीसी कानून को अगर लागू कर देंगे तो भारत में विभाजन होगा। मतलब हुँ, क्या भारत का सर न्यायाधीश ये कहना चाहता है मनुस्मृति लागू करने से भारत में शांतता आएगी? वो जो एक्सपर्ट लोगों ने जो रिकमेंडेशन किए उसमें ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उनके भी समर्थन में है, जो अपाहिज लड़के लड़कियां है उनके भी समर्थन में है, महिलाओं के समर्थन में है। शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा संस्था रखना चाहिए, न कि उसके उसको जातिवाद के अड्डे बनाने चाहिए। अब यूजीसी को लागू नहीं कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश हो रही है। और ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। अभी कल 17 मार्च को भारत की राजधानी जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन होने वाला है यूजीसी कानून को लागू करने के संदर्भ में, क्योंकि 19 तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फैसला देने के लिए। अब हम चाहते हैं कि फैसला लागू करने के समर्थन में हो। मगर आप देखेंगे अगर वो लोग, अगर ब्राह्मणवादी लोग
यूजीसी के कानून को अगर लागू नहीं करते हैं, तो फिर न्यायपालिका के खिलाफ लोग सड़क पर उतरेंगे या उतरना होगा, क्योंकि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही है, न्यायपालिका दबाव में रहकर काम कर रही है। और दबाव करने वाले लोग कौन है? तो एक प्रशांत भूषण, एक प्रसिद्ध वकील है, जाने माने वकील है, उनका यह आरोप है कि जजेस को पैसे देकर उनको जजमेंट देने के लिए कहा जाता है, या जजेस ऐसे होते हैं जो आरएसएस बीजेपी के प्रभाव वाले होते हैं। तो प्रशांत भूषण जी ने तो खुले तौर पर नाम लेकर कहा उन जजेस लोगों का कि आरएसएस बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं। तो कहा आत्मनिर्भर भारत है? हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक और खबर, इसी आत्मनिर्भर भारत में एक और खबर आ रही है, वायरल चल रही है। हालाँकि मुझे लगता है कि ये शायद 2 या 3 साल पुरानी खबर है। पर ये एक बड़ी वायरल चल रही है कि स्कूल में पानी नहीं पी सकते हैं 92% दलित बच्चे। और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के अध्ययन में सामने आई हकीकत। तो हम कितने आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि अब सिर्फ़ अभी ये 10 जिलों का डेटा है कि 10 जिलों का ही डेटा निकाला गया, तो 92% दलित बच्चे स्कूल में पानी नहीं पी सकते हैं। तो सवाल है कि पूरे भारत में क्या हालात होंगे और हम किस आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आत्मनिर्भरता में ये भी एक प्लान है कि किसी के भी शरीर पे मूत दो या बच्चे को पानी नहीं स्कूल में पीने दो, मटका पीने पर वो कर दो? जी। उत्तर प्रदेश में इसी साल 27,500 स्कूल बंद कर दिया था। उत्तर हुँ, प्रदेश में अब ये कौन सी आत्मनिर्भरता है? 27,500 स्कूल उत्तर प्रदेश के बंद करने का क्या मतलब है? अच्छा हुआ वहां विरोध हुआ, वहां आंदोलन किए गए, तब जाकर उनको वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा, मगर उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 आ गया, नंबर 2 महाराष्ट्र आ गया। अब ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा दिखा रहे हैं, शायद ये तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ सकता है। तो पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग लीजिए, शिक्षा विभाग प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। कई जगह अभी गौतम अडानी को महाराष्ट्र में स्कूल बेचने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उन अस्पतालों को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और आम गरीब लोगों का जो सहारा है वो सरकारी अस्पताल है। अगर सरकारी अस्पताल का और सरकारी विद्यालयों का अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उनको अनपढ़ ही रहना पड़ेगा, और मरीज अलग-अलग बीमारी के ग्रस्त होकर उनको सड़कर, तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तो ये कितना आत्मनिर्भरता का गुणगान गा रहे हैं। ये तो बर्बाद कर दिया है भारत को। हुँ। जी, इसमें एक प्रश्न आ रहा है, इसे भी हम देख लेते हैं। संतोष जी कुमार यहाँ लिखते हैं, सीजेआई ने एनसीईआरटी की मामूली सी आलोचना पर एनसीईआरटी वालों को सस्पेंड और माफ़ी मँगवा दिया। सच और न्यायिक चरित्र इनमें होता नहीं है और हम इनसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी का जज होगा तभी हमें इंसाफ मिलेगा। जी, इस वाकया को भी आप हाइलाइटेड करें कि इतने सारे मुद्दे अभी हैं सीजेआई के पास, लेकिन उसमें वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने जो भ्रष्टाचार की बात कर दी थी कि भई न्यायालय में भी थोड़ा-सा भ्रष्टाचार है, तो माफ़ी मँगवा के वो पूरा हटवाया जा रहा है। ये क्या मतलब, ये कितना आत्मनिर्भरता है इसमें? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल मुद्दों पर जन जागृति करने का काम साइंस जर्नी रैशनल वर्ल्ड कर रहा है, मगर सम साइंस जर्नी तुरंत चर्चा के लिए सामने आ रहा है। ये एक ढंग से हमारा एक अच्छा बहुजन हित करने वाला मीडिया है। इस मीडिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसके मेंबर, सब्सक्राइबर और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आपने जो मुद्दा बताया, कारवान नामक एक मैगजीन है, जर्नल है, उसके अंदर यही सीजीआई के ऊपर
कई सारे घपले के मामले है, भ्रष्टाचार के मामले है, इसका एक बड़ा रिसर्च पेपर आया है। उसके बारे में कभी-कभार इंटेलेक्चुअल लोगों में चर्चा होती है कि जो वर्तमान सीजीआई है, ये कोई दूध के धुले हुए जज नहीं है, बल्कि ये पूर्णतः बीजेपी माइंडेड है और इन इन ये वही काम करेंगे जो आरएसएस बीजेपी चाहता है। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका ये कहना है कि एससी-एसटी का कोई जज होना चाहिए, तो भूषण गवई एक जज सीजेआई बने थे भारत के जुडिशरी के इतिहास में, मगर उन्होंने क्या कर दिया, उनको कब नियुक्त किया, जब इन्होंने एससी-एसटी के ऊपर क्रीमी लेयर लगाने की पक्ष रखा, तब ब्राह्मणों ने इनको इस शर्त के आधार पर सीजेआई बनाया। अब वो निकल गया है, तब भी आज अपने मुद्दे का बीच-बीच में वो बोलते रहते कि एससी-एसटी के ऊपर क्रीमी लेयर लागू कर देना चाहिए। जब जूता पड़ा था, तो सर्वसाधारण लोग, वकील या सर्वसाधारण लोग मोर्चा निकाले थे। अब यही भूषण गवई अब कह रहा है कि बीजेपी ने जो पॉलिसी बनाई है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर जल्दी कोई बिल पारित होना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। यानी ये महाराष्ट्र का एक अम्बेडकराइट नेता का एक बच्चा था, इसको जज बनने का अधिकार मिला, मगर दलाली करने के कारण ये सीजेआई बना। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सारे संस्थाओं को धीरे-धीरे कैप्चर कर लिया है और उस बीजेपी का वो समर्थन कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि भूषण गवई को जिस पंडित ने जूता मारा था, वो सही मारा था। वो उसी के लायक था। मगर हमारे जो दर्शक का सवाल है, वो इक्का-दुक्का जज होने से नहीं चलेगा, बल्कि लोक संख्या के अनुपात एससी, एसटी, ओबीसी का हायर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो पूर्णतः हायर जुडिशरी ये हायर कास्ट लोगों के कब्जे में है और हायर कास्ट लोगों के कब्जे में होने के कारण वो संवैधानिक पद पर रहकर संविधान के खिलाफ काम करते रहते हैं। अभी हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि का, उदाहरण के लिए। केस पर तारीख पड़ रही है। हमने इंटरवेंशन दाखिल किया है। अभी तारीख पड़ रही है, उसका फैसला कब आएगा पता नहीं है। अब कैसे माना जाए ये जुडिशरी न्याय, सबूत, तथ्य के आधार पर काम करती है? वो तो आरएसएस, बीजेपी, थर्ड पार्टी के द्वारा जुडिशरी के लोग काम करते हैं और वो जो अपर कास्ट जजेस है, उनका कॉमन इंटरेस्ट है ही। जाति चरित्र के अनुसार एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के पक्ष में खड़ा होता है। वो केवल जज है, मगर वो जज ब्राह्मण होने के कारण वो तो संविधान के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। बाबा साहब ने भी एक शब्द प्रयोग किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनेस्टी। ये संविधान तब लागू होगा, इसको टेक्निकल रूप से लागू नहीं किया जा सकता। भारत लोकतांत्रिक है, इससे लागू नहीं होगा। हमारे सभी संस्थाओं में, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या जुडिशरी हो या हर शासकीय विभाग हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होनी चाहिए। इन लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहाँ है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इनका चरित्र है। ये न्याय के इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चरित्र आना चाहिए जो न्याय का चरित्र है, मगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चरित्र है। अभी हम दर्शकों को और एक जानकारी देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि का मामला चल ही रहेगा। 1 मई को विशाल जनसभा गया जिले में होने वाली है और लाखों लोग ऑल इंडिया से बोध गया मुक्ति के लिए 1 मई जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन आ रही है 1 मई, वहां बड़ी विशाल 3-4 लाख लोगों की जनसभा होने वाली। जी। जी, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अभी आपने जो बता रहे थे कि महाबोधि महाविहार पे आप लोगों ने जो पिटीशन दाखिल किया हुआ है, उस पर तारीख पड़ रही है, लेकिन उसमें कुछ बातें लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसको थोड़ा और डिटेल से बताइए, क्या चल रहा है इसमें? जी। महाबोधि का मामला ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ये आंदोलन पवित्र आंदोलन है। ये देश का ही आंदोलन नहीं, ये विश्व का आंदोलन है। ये विश्व की धरोहर को बचाने का मामला है। हुँ, हुँ।
साउंड शायद चली गई है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ गई। आवाज आ उन लोगों ने हुँ, भी अपना वकील अभी खड़ा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारे सबूत दिए हैं। हमने पिछली जो भद्दे सुरई ससई की जो याचिका थी, उसमें उसका प्रबंधन बौद्धों के हवाले देना चाहिए, ये उनका एक डिमांड था। मगर उन्होंने डायरेक्टर जनरल एएसआई को पार्टी नहीं बनाया था। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया था, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया था। तो हम लोगों ने जो मुद्दे छूटे थे, उन मुद्दों को हमने इस हमारी इंटरवेंशन याचिका में दायर किया। हमने और भी मुद्दे हाईलाइट किए हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा 14 से 15 एकड़ एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। नॉट ओनली टेम्पल और बोधि ट्री, यानी एक छोटा एरिया ही केवल वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, तो उसके आसपास के 14-15 किलोमीटर के दायरे में वो वर्ल्ड हेरिटेज के एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जमीन के अंदर दबे हुए हैं। तो उनको भी हम लोगों ने मुद्दा बनाया कि वर्ल्ड हेरिटेज के एक्ट का भी ये उल्लंघन करता है, बीटी एक्ट। तीसरी चौंकाने वाली बात, हमने जब स्टडी किया तो पता चला, हमने आरटीआई डाला इसको, ईएसआई को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने आरटीआई डाला, और आरटीआई में ये जानकारी पूछी कि ये सारा विवाद हो रहा है, जैसे जुडिशरी एक संस्था है उसी तरह आपकी भी एक संस्था है जो स्वायत्त संस्था है, और जुडिशरी की तरह भी आपको एक अथॉरिटी है। तो आप इस पर अपना राय क्यों नहीं दे रहे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को? आरटीआई के जरिए से जानकारी मांगा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हमको लिखित में ये दिया कि हमारा ये जो वर्ल्ड हेरिटेज आप कह रहे हो बोध गया टेम्पल, इस पर शून्य अधिकार है। देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि एएसआई ने हाथ खड़े कर दिए। यानी बीटी एक्ट जब बनाया तब उन्होंने प्लान करके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां से हटा दिया। अब देखिए, वो जो महंत की कोठी है, वहां उस प्रीमाइसेस के अंदर ही आती है महाबोधि टेम्पल के जस्ट लग कर ही है, कुछ मीटर अंतर पर है, 500 मीटर अंतर पर होगी। उस कोठी के अंदर 100-150 से ज्यादा बुद्ध मूर्तियां है, कई सारे बौद्ध अभिलेख है। अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उसको अपने कंट्रोल में नहीं लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की हाई कोर्ट, भारत का भारतीय पुरातत्व विभाग, ये एक ये शून्य घोषित हो गए बीटी एक्ट के द्वारा। अगर बीटी एक्ट को निरस्त नहीं करेंगे तो महंत वहां से हटेगा नहीं। महंत वहां से हटना चाहिए, केवल बौद्धों का प्रबंधन बोध गया के ऊपर नहीं आना है, बल्कि वो एक्ट ही रद्द होना चाहिए और महंत को वहां से किक आउट करना चाहिए। और पूर्णतः वर्ल्ड हेरिटेज होने के कारण वहां एक्सकेवेशन होनी चाहिए। बहुत सारी विरासत वहां जमीन के अंदर दबी पड़ी हुई है। सालों साल ये मामला पेंडिंग होने के कारण कई सारे मंदिर खड़े हो रहे हैं। बोध गया टेम्पल के बगल में ही 3 मंजिला जगन्नाथ टेम्पल बन गया, और उसका रिजल्ट क्या आया? आज वहां बड़े-बड़े साउंड में वहां यज्ञ, होम हवन यज्ञ साउंड के द्वारा उधर उसका दिशा बोध गया टेम्पल की तरफ की जाती है, और बोध गया टेम्पल में जाने वाला रास्ता भी वही है और जगन्नाथ टेम्पल में जाने वाला रास्ता भी वही है, और इस वजह से वहां विवाद खड़ा हो रहा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो दान मिलता है दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों द्वारा, उस दान में से अधिकतर पैसा वहां पिंडदान करने के लिए बीटीएमसी के द्वारा किया जाता है मैनेजमेंट। तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का काम बौद्ध देशों से पैसा लेकर बौद्ध धर्म की धरोहर पर ये पोंगा पंडित का खेल किया जाता है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और वहां हुँ, ब्राह्मणों ने 3 मंजिला टेम्पल बनाया, और वो पैसा कहां से आया? वहां की सारे स्ट्रक्चरल
उसकी दीवार, उसकी ईंटें सारे बौद्ध लोगों की है। वो महाबोधि महाविहार के स्ट्रक्चर है। और वो मंदिर खड़ा होने के कारण 2013 में वहां बम ब्लास्ट हुआ। और बम ब्लास्ट करने में इन्हीं आरएसएस के लोगों का हाथ था, ऐसा मुशर्रफ साहब जो महाराष्ट्र के पूर्व आईजी है, उन्होंने ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड इस किताब में ये प्रमाणित किया कि जब जब सारे सबूत जब आरएसएस के खिलाफ मिलने लगे तो इन्होंने जांच को ही रोक दिया। इंद्रेश कुमार वहां क्यों जाता है, जिसके ऊपर 22 जगह बम ब्लास्ट के आरोप है, वो इंद्रेश कुमार बौद्ध धरोहर पर क्यों जाता है और वहां जाकर वो नारा लगाता है ये शिव मंदिर है, तो उसको बीटीएमसी के लोग उसके समर्थन में क्यों खड़े होते हैं। तो केवल ये इतना मामला नहीं है कि बौद्धों के हाथ में प्रबंधन दो, बल्कि वहां से महंत को हटा देना चाहिए। महंत ब्राह्मण ही सारी समस्या की जड़ है। और उसके बाप ज्यादा की प्रॉपर्टी कहाँ है? महंत को बिहार गवर्नमेंट या तत्कालीन केंद्र सरकार, नेहरू सरकार ने उसको वहां रहने दिया क्योंकि उनका जातिगत इंटरेस्ट था। मगर उसका वहां रहने का क्या औचित्य है? वो तो बौद्ध धरोहर है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में मगध प्रांत को किकट प्रांत कहा है, यानी असुरों का प्रांत, जीव जंतुओं का प्रांत, अपवित्र प्रांत कहा है। महाभारत बोध गया को अपवित्र प्रांत कहता है बौद्ध धर्म होने के कारण। तो वो ब्राह्मण वहां क्यों कब्जा कर रहे हैं? अरे कम से कम अपने धर्म ग्रंथ की तो बात को मानो। जी। जी, जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने डॉक्टर उल्लास खरात जी, और इसी के साथ ही आज हम नहीं, इसको वाइंड अप करेंगे। एक आखिरी मुद्दा है। हाँ, हाँ, दो बोलिए, मिनट में इसको ज़रूर। हम वाइंड अप करना चाहते हैं। जी, जी, वो ज़रूर। मुद्दा है कि एचवीपी लसीकरण का मुद्दा। आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी। हाँ, एचवीपी लसीकरण का मुद्दा अ, अ, महिलाओं को लेकर खास करके आग्रह किया जा रहा है। और उसके फायदे देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। वो कैंसर को रोकने के लिए वो लस है, माउथ कैंसर है या उनके गर्भ वेजाइनल कैंसर। में, हाँ हाँ, उसको रोकने के लिए ये दुनिया में ये लसीकरण लस का समर्थन दुनिया के लोग कर रहे हैं। मगर भारत में हम बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लसीकरण आएगा उसका जमकर विरोध होगा और वो करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाकर एक खबर आई थी कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ है लसीकरण के द्वारा, तो सरकार उनको मुआवजा दे, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश की खबर आई थी। और अभी एप्स्टीन फाइल के द्वारा ये बात भी खुलासा हो गया है कि जिसने कोरोना वायरस नाम से जो प्रोपेगेंडा किया था, वो आदमी एप्स्टीन का मित्र निकला। और अच्छा! कोरोना वायरस हुँ, का मामला खड़ा करने में जिन लोगों का हाथ था, उसमें नरेंद्र मोदी एक पार्टनर बना। नरेंद्र मोदी क्यों पार्टनर बना? अब पता चला कि वो जो लोग थे, जो मित्र थे एप्स्टीन के, उन लोगों ने कोरोना के नाम पर पूरे दुनिया में तबाही मचाई। और एप्स्टीन फाइल के अंदर जुड़ा हुआ है कोरोना वायरस, एक उन लोगों के द्वारा किया गया एक फार्स था, एक ड्रामा था। और उन लोगों ने इस पर बहुत सारी साजिशें की और दुनिया में बहुत बड़ा गेम किया और लोगों को ट्रीटमेंट के नाम पर मारा। इंडिया में भारतीय प्रजा को ट्रीटमेंट के नाम पर गलत ट्रीटमेंट करके मार दिया गया है। और अभी 2019 के बाद से लेकर आज तक जिन जिन लोगों ने लसीकरण लिया, वैक्सीनेशन लिया, तो कई सारे लोग गाड़ी चलाते चलाते मर रहे हैं, कोई डांस करते हुए हुँ, सेकंड सेकंड के अंदर मर रहा है, कोई जिम कर रहा है, जिम करते करते मर रहा है। तो हार्ट
फेल होने का बड़ा धोखा बढ़ रहा है। तो एप्स्टीन फाइल के अंदर जिन शैतान लोगों का हाथ था, उनका ही ये किया कराया हुआ है। और भारतीय प्रजा को, भारत के अंदर के विद्वान लोगों को, या जो मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टर्स लोग हैं बहुजनवादी, उनका भी ये कहना है कि जो एचवीपी जो लसीकरण महिलाओं को दी जा रही है, शायद ये भारत के अंदर महिलाओं का प्रजनन क्षमता कम करने के, या उनको बच्चा ही ना हो, या उनकी बेमौत उनकी हत्याएं हो, शायद इसके लिए किया जा रहा है। जिसने वैक्सीनेशन किया था वो तो भाग गया था, पूना वाला। उसको भागने की क्या जरूरत थी? अगर उसने, हुँ। प्रधानमंत्री ने पूना में जाकर जो वैक्सीनेशन बनाया, जिस कंपनी ने, पूना वाला जो व्यक्ति था, कोरोना वाला, उसको जो कोरोना की आप को, बात कर रहे हैं, कोरो, कोरोना को, वाला जो वैक्सीन। हुँ। कोरोना की जो वैक्सीनेशन की कंपनी जो थी, पूना से वो बनाया था, वो मालिक बाद में भाग क्यों गया और उसको भागने क्यों दिया? अब मुझे लग रहा है हुँ। कि अब ये जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है आरएसएस को बैन करने की, लगता है नरेंद्र मोदी भी भाग जाए, भाग जा सकता है क्या? जब भारत की जनता सड़क पर उतरेगी, तो लगता है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों भाग जाएंगे। बस भारत की जनता को सड़क पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि अब वो लोग आपकी नस्ल, आपका वंश खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और ये आशंकाएं है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कलेक्टर को कि एचपीपी जो ल, न, न, जो वैक्सीनेशन आप करेंगे वैक्सीनेशन। लड़कियों हुँ। के, लड़कियों को, तो 9 आप से लिख कर 14 दो साल के इसकी। बीच की लड़कियों को 9 से वैक्सीनेशन करना 14 है। साल, हुँ। और महिलाओं को भी कर सकते हैं उसके अंदर, उन्होंने कहा लड़कियों को भी और महिलाओं को भी। हाँ, तो लड़कियों को लोग 2 कह डोज़ रहे और महिलाओं को 3 डोज़। हुँ। तो लोग कह रहे हैं कि क्या सीएम, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, तहसीलदार ये लिख के देंगे क्या, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं? अभी एक सोशल मीडिया में एक साबळे नामक एक मराठा युवक था, वो गया कलेक्टर के पास और कलेक्टर के सामने कहा कि कलेक्टर साहब, हम भारतीय लोग हैं, हम कोई दुश्मन लोग नहीं, मगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो क्या? उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसने पोस्ट किया। कलेक्टर बोल रहा है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं हो, तो किस आधार पर आप ये लसीकरण कर रहे हो? क्या इससे हमारी भारत की महिलाएं, भारत की बच्चियां सुरक्षित रहने वाली है क्या? लोगों को ये भी आशंका है कि इन्होंने नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब तो पूरे देश भर में उल्टा हो गया। बीजेपी शासित प्रदेशों में तो लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन गैंग रेप, आए दिन रेपिंग की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। सो कॉल्ड नेशनल मीडिया पर कोई खबरें नहीं आ रही है, मगर ये जो बहुजनों का हथियार बना हुआ सोशल मीडिया है, उसके जरिए से बीजेपी का नंगा नाच सामने आ रहा है। और ये भी खबर आई कि 50 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों से 50 लाख से ज्यादा महिला गायब होना बहुत बड़ी गंभीर बात है। कहां पर गई वो महिलाएं? किन्होंने उनका किडनैप किया? और एप्स्टीन फाइल में तो बहुत सारी बातें अभी आने वाली है। और नरेंद्र मोदी के काले कारनामे उजागर होना राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। नहीं तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग उस एप्स्टीन फाइल के वजह से भारत को बेच देंगे ही, मगर वर्ल्ड वार की वजह ये आरएसएस बीजेपी के लोग बनेंगे। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद। जी। शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी और जो वैक्सीनेशन है, उसके भी जो आइडियाज़ हैं, उस पे भी आपने सवाल खड़े किए हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि जो एआई है, वो भी बोल रहा है कि 80 से 90% सुरक्षा देगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वैक्सीन ओके है, तो ये 20 से 10% का गैप क्यों बन रहा है? किस कारण से बन रहा है? क्या उसमें कुछ कमी है? क्या वैक्सीन कंप्लीट नहीं है? तो इस तरह की जैसे पोलियो हम खिलाते हैं, तो पोलियो का तो एक होता है कि पोलियो खिलाने के बाद से वो बच्चा पोलियो फ्री हो जाएगा।
उसके बाद से ये देखा भी गया कि पोलियो की डोज़ दी गई, तो नहीं हुए उन बच्चों के। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं पाएगा कि पोलियो की अगर सही खुराक मिली, फिर भी उसको पोलियो रोग हो जाए। लेकिन वैक्सीन पे अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो ये चर्चा का विषय है और इसके साथ ही आज का हम लोग ये सेशन अब यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल आरडब्ल्यू पे और नए टॉपिक के साथ, डिबेट के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का और विलास खरात जी को भी आभार। उन्होंने यहाँ पे जुड़कर कुछ उन मुद्दों को हाइलाइट किया जो मुद्दे दबे हुए हैं और ये भी वार चल रही है, किल्लत भरी पड़ी हुई है और अब आत्मनिर्भर की बातें करते थे। आत्मनिर्भरता तभी सामने आती है ना जब संकट पड़ता है। अभी वार दूसरे देशों में चल रहा है और हम संकट में हैं। एलपीजी के लिए सभी लोग संकट में हैं। तो आत्मनिर्भर भरता का जो ये चर्चा चल रही थी, इस पर चर्चा करने का ये अच्छा मौका है, समय है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी को अंतिम तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।